प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे द्वैत शासन के स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात संघवाद की स्थापना, संघीय शासन की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई। द्वैत शासन से मतलब है दोहरा शासन, दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं। इस अधिनियम को हम कुछ विशेषताओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता है, प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। द्वैत शासन से तात्पर्य है कि प्रशासकीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय, और तत्पश्चात प्रांतीय विषयों का पुनः विभाजन किया गया, रक्षित और अहस्तांतरित। अर्थात द्वैत शासन से तात्पर्य प्रशासकीय विषयों को दो भागों में विभाजन कर दिया गया, केंद्रीय और प्रांतीय। चूंकि द्वैत शासन प्रांतों में लागू किया गया और प्रांतीय विषयों का वापस दो भागों में विभाजन कर रक्षित और स्थानांतरित, इन दो भागों में विभाजन कर दिया गया। रक्षित विषय पूरी तरह से सरकार के पास थे और हस्तांतरित विषय राज्यों के पास। जैसे रक्षित विषय में जेल, पुलिस, न्याय, वित्त आदि विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका के सहायता से संपादित करता था, जो कि प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यद्यपि सत्ता सौंपी गई, लेकिन वह आदि अधूरी। रक्षित विषय क्योंकि गवर्नर जनरल के पास में थे और वह प्रांत की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं था। दूसरा है, कार्यपालिका की सहायता से वह संपादित करता था किंतु उत्तरदायी नहीं होगा। हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन आदि विषयों को प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से संपादित करता था। गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से संपादित करता था, जो प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन इस पर गवर्नर को वीटो पावर दिया गया और कोई भी प्रस्ताव के पूर्व उसकी अनुमति लेना आवश्यक था। इस प्रकार से हम देखते हैं, सुधार के नाम पर एक छलावा किया गया और भारतीय इससे संतुष्ट ना हुए। तो दूसरी विशेषता है, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन बनाए गए, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्य परिषद और निम्न सदन को विधान परिषद अर्थात विधानसभा कहा गया। अभी लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा यानी कि उस टाइम पे राज्य परिषद, और निम्न सदन लोकसभा को उस समय विधानसभा कहा जाता था। उच्च सदन राज्य परिषद में कुल संख्या 60 हुआ करती थी, जिसमें 34 सदस्य 34 सदस्य निर्वाचित थे। अर्थात निर्वाचित सदस्यों का यहाँ बहुमत देखने को मिलता है। निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया, उसमें 144 सदस्य थे
और उनमें से 104 निर्वाचित थे और इनमें भी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत देखने को मिलता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, किंतु निर्वाचक मंडल जातियों के आधार पर बनाए गए। स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया और न ही उन्हें परिषद का सदस्य बनने की शक्तियां प्रदान की गई। केंद्र व प्रांतों में किसी विषय को लेकर मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का माना गया, जो कि एक तरह से वह अपने पक्ष में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में ही फैसला लेता था। तीसरी विशेषता है गवर्नर जनरल का वर्चस्व। इस अधिनियम के बाद भी यह देखने को मिलता है कि केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, निर्वाचन की व्यवस्था, इन सब के बावजूद, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के बावजूद भी पूरा शासन केंद्रीकृत दिखाई देता है और वो सारी शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित दिखाई देती है। कुछ विषयों को केंद्रीय विधान मंडल के सम्मुख रखने से पूर्व, जो महत्वपूर्ण थे, रक्षा, सुरक्षा, गृह, वित्त इत्यादि को रखने से पूर्व उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक हुआ करती थी। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर, यह इंपॉर्टेंट शक्ति थी कि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो व सम्राट के लिए आरक्षित किया जा सकता था और इस प्रकार से उस विधेयक को रिजेक्ट किया जा सकता था। अर्थात जनता के मत, जनता की आवाज, जनमत को, जनता मत को जीरो किया जा सकता था। गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दी गई कि वो आपातकाल में अध्यादेश पारित कर सकता था और इस रूप में कहा जा सकता है कि इसमें शक्तियां तो दी गई लेकिन महज एक छलावा था। नेक्स्ट विशेषता है केंद्र सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी। शासन भारत में कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन उत्तरदायी ब्रिटिश सरकार के प्रति, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार को भारतीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन वो उत्तरदायी नहीं बनाई गई। केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस अधिनियम की कुछ मुख्य कमियां हैं, कुछ दोष है जिसका हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहली है केंद्र सरकार का स्वरूप पूर्णतः एकात्मक था। देखने को दिखता है कि संघात्मक, संघीय व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का स्वरूप पूर्णतः एकात्मक दिखाई देता है। सेकंड, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व की स्थापना की गई, अर्थात पूर्ण उत्तरदायित्व की स्थिति नहीं आई। प्रांतीय सरकारें वहाँ के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी और गवर्नर को वीटो का पावर देकर उत्तरदायित्व के साथ मजाक किया गया। थर्ड, गवर्नर जनरल के संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां निहित की गई, अर्थात वही सरकार था। इस रूप में विधानमंडल के विधेयकों पर पूर्वानुमति, वीटो और रक्षित विषय उसके पास में, इन सब के द्वारा गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण शक्तियां निहित हो गई। फोर्थ, द्वैत शासन की विफलता। द्वैत शासन में क्योंकि सारी रक्षित विषय
केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में अधिकतर गवर्नर जनरल को सपुर्द कर दिए गए और यहाँ पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था और द्वैध शासन पूरी तरह से असफल हुआ। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर का अधीन की गई और ये अधिनियम भी ब्रिटिश हितों को बनाए रखने में मददगार साबित हुआ और भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हुए और लगातार आंदोलन हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए और तत्पश्चात 1919 में भारत सरकार अधिनियम की स्थापना हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार योजना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।